हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का गवर्न पार्ट 5 होगा। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। महाशय दयानंद को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही इतनी जल्द चेतेगा इसकी आशा उन्हें न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने लिए ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया न था। दयानंद ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानंद, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों ने से उधार ले लिए। वह शाबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रूप जमाना चाहता था। कोई उसे वेतन पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर समझ जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छे ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत नहीं न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को ले जाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेक और भीख में सनातन भेक और भीख में सनातन से मित्रता है। सही बात है, भेष से ही भीख मिलती है। एक भिखारी रहेगा, अगर अच्छा भी रहेगा ना, वो बहुत पैसे वाला भी रहेगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन एक जो भिखारी रहेगा, अच्छे वेशभूषा में रहेगा तो उसको लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्को का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कई चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बैठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने ना आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उस श्रृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जन्म पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही एक जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले जाते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आवे। एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, वह बहुत अच्छा होगा। रमाना, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए। बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहे। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले वाले खड़े में उतारते रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। संभल में बड़ी देर हो जाती है। भब्बड़ नहीं, भब्बड़ में इतना नियंत्रण रमा का आरोप जमाने के लिए काफ़ी थे। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति
उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव में ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी बात धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली में व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आँच तक न आने पाओगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसों को तो वह ठिकरा समझता है। क्या दिल है, वाह कि वाह। और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल है तो चपरासी और मुहर्रियों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे वहाँ सब अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानंद की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी तक पूरी न हुई, एक भी पूरी न हुई थी। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोसी में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलवाया आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में 10 सूची पत्र को पढ़े बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की? मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह में कालिक लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोज का एक ही कारण भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहाँ जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की कोई तो बात ही न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोर का शब्द जबान पर लाते ही रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई, और कुछ बोलने के बाद बढ़ जाने का भय था। पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भाषित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ है। इस दृष्टि से रोज के सिवा और कोई भाव नहीं है। मगर यह बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? उनका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी है। वह कौन जानता था कि डोली से उतरते यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनते क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उसे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये के अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलना पड़ा था।
मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज़ बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती हूँ। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित गिराने से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता ही रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। यह सब रमा बोल रहा है। उसने सोचा, क्या किसी शराब से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बैंड सराफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दे तो? यह संभव है, बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि कभी अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजियत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उनके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सराफे से वादे पर चीजें ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसके गहनों की उसे उतनी फिक्र है। बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ। आज ये पार्ट 5 यहीं तक होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।